Hello everyone, good morning to all of you. Let's start with The Hindu newspaper analysis of 20th of November. Before that, if you want the PDF of this video, you can go to Telegram and search for IQTab official. आपको वहां पर इसकी PDF मिल जाएगी. Let's start with the news. The first news is very important. This is about that the farm laws have finally been repealed. Let's try to understand this matter with the help of the timeline. देखिए 15 सितंबर 2020 को ये तीन फार्म लॉ बिल्स आए थे जो कि लोकसभा एंड राज्यसभा में वॉइस वोट की हेल्प से पास किए गए थे. उसके 10 दिनों बाद ही फार्मर्स पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट में आ गए थे अगेंस्ट दिस बिल्स. ठीक है. उसके कुछ दिनों बाद क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने फार्मर्स के साथ एक मीटिंग कंडक्ट की थी जहां पर गवर्नमेंट और फार्मर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स ने साथ में आकर इस फार्म लॉज के बारे में बातचीत की थी. लेकिन इस मीटिंग का कोई भी रिजल्ट नहीं निकला था और प्रोटेस्ट जारी रहा था. कुछ दिनों बाद गवर्नमेंट ने ये प्रपोज किया कि हम लॉज को रिपील नहीं करते हैं बट कुछ उसमें अमेंड कर देते हैं, कुछ चेंजेस ला देते हैं. लेकिन फार्मर्स ने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया. एंड उसी के जस्ट 2 दिन बाद भारतीय किसान यूनियन नाम की एक फार्मर्स की बॉडी है, वो सुप्रीम कोर्ट में जाती है और इन फार्म लॉज के अगेंस्ट में उसने अपील कर दिया, मतलब उसके अगेंस्ट में उसने केस फाइल कर दिया. जनवरी 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इस चीज़ पर फाइनल अपना रिजल्ट दिया और ये बोला कि इस लॉ के इम्प्लीमेंटेशन पे उसने रोक लगा दिया. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस लॉ को अभी हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं. साथ ही 4 मेंबर की एक कमेटी बना दी जो कि इस लॉ को प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट कर रहा था कि क्या प्रॉब्लम्स है फार्मर्स की, इनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है. 26 जनवरी दिस पर्टिकुलर ईयर में फार्मर्स का एक प्रोटेस्ट हो जाता है जब वो ट्रैक्टर परेड कर रहे थे. सो देयर वाज अ ट्रैक्टर परेड दैट वाज गोइंग ऑन 26 जनवरी, एज यू मे हैव रिमेंबर्ड, जहां पर फार्मर्स एंड पुलिस ऑफिशियल्स के बीच में क्लैश हो जाता है एंड सम पीपल वर किल्ड. 29 जनवरी, जस्ट 3 दिनों के बाद गवर्नमेंट ने फिर प्रपोज किया कि हम लॉज को 1.5 ईयर्स के लिए सस्पेंड कर देते हैं और उसके बाद एक जॉइंट कमेटी बनाते हैं. इस जॉइंट कमेटी के अंदर कुछ गवर्नमेंट के मेंबर्स होंगे और कुछ फार्मर के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे ताकि हम बातचीत करके इस मसले का हल निकाल सकें. बट द फार्मर्स उन्होंने इस चीज़ के लिए भी मना कर दिया. टोटली दे सेड अ नो बिकॉज दे वांटेड दिस लॉज टू बी रिपील्ड. इसके बाद 2021 में जुलाई में क्या होता है, अराउंड 200 फार्मर्स वो मॉनसून सेशन के टाइम में उन्होंने अपना खुद का एक पार्लियामेंट के बाहर अपना प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया. सो हमें जैसा पता है कि मॉनसून सेशन जो है अराउंड जुलाई के आसपास स्टार्ट होती है. सो 2020 में जब मॉनसून सेशन स्टार्ट हुआ तो जब पार्लियामेंट के अंदर मॉनसून सेशन चल रहा था उसके पार्लियामेंट के बाहर फार्मर्स ने खुद बैठ के अपना खुद का किसान संसद नाम की एक प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया. ठीक है. उसके बाद 3 अक्टूबर को जैसा आपको पता है लखीमपुर खीरी इंसिडेंट हो गया जहां पर कुछ फार्मर्स जो कि इन फार्म लॉस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पे कुछ यूनियन मिनिस्टर्स की गाड़ियां हैं, उन्होंने उन पे रन ऑफ कर दिया. उसके कारण 4 लोगों की डेथ हो गई वहां पर. देन 22 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर चीज़ पर एक जजमेंट प्रोवाइड किया जिसमें ये बोला कि अगर कोई भी पर्टिकुलर केस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या फिर किसी भी कोर्ट के अंदर ऑलरेडी चल रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि फार्मर्स या फिर कोई भी पर्सन उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट नहीं कर सकते. दे आर टोटली अलाउड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट एनीथिंग अगर वो कोर्ट के अंदर है उसके बावजूद भी. लेकिन यहाँ पर उन लोगों को ये भी ध्यान रखना होगा कि जो पब्लिक रोड्स हैं उनको इंडेफिनेटली ब्लॉक नहीं करना है बिकॉज जो जनरल पब्लिक है उनको हम कोई भी परेशानी नहीं देना चाहते. फाइनली कल यानी कि येस्टरडे 19 नवंबर को जितने भी फार्म लॉज थे, तीनों फार्म लॉज दे हैव बीन रिपील्ड बाय द गवर्नमेंट. नाउ लेट्स टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली फार्म लॉज हैं क्या. देखिए, आपको जैसा पता होगा कि फार्म लॉज अकेला लॉ नहीं है. देर आर अ टोटल ऑफ 3 लॉज, दे आर कंबाइंड कॉल्ड एज फार्म लॉज. हम तीनों को बारी बारी से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं. द फर्स्ट वन इज कि फार्मर्स को एम्पावर एंड प्रोटेक्ट करना है फॉर द अग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020. सो नाम से आपको आइडिया लग गया होगा कि ये प्राइस अश्योरेंस और फार्म सर्विसेज के बारे में बात करता है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. नाउ इट क्रिएट्स अ नेशनल फ्रेमवर्क फॉर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग. यही वो पर्टिकुलर बिल है जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बात की गई है थ्रू एन अग्रीमेंट बिटवीन अ फार्मर एंड अ बायर बिफोर द प्रोडक्शन और द रियरिंग ऑफ एनी फार्म प्रोड्यूसेस जब स्टार्ट होता है. देखिए, कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है. कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट का सीधा सा मतलब है कि अगर एक फार्मर है, फार्मर अपने खेत के अंदर अपने फार्म के अंदर जब वो प्रोडक्शन स्टार्ट करता है, मतलब वो जो बीज बोता है या फिर उससे पहले जब वो सीजन स्टार्ट होता है ना, उससे पहले ही अगर कोई कंपनी आकर उसके साथ कोई अग्रीमेंट कर ले कि हमें जैसे सपोज ये फार्मर यहाँ पर पोटैटोज उगा रहा है, आलू उगा रहा है, ठीक है, और ये कंपनी जैसे सपोज चिप्स बनाने की कंपनी है, ठीक है, चिप्स बनाने की कंपनी है जिसे पोटैटोज चाहिए हैं, लार्ज क्वांटिटी में उसको पोटैटोज चाहिए. तो अगर ये इस कंपनी का मालिक डायरेक्टली आकर इस पर्टिकुलर फार्मर से बातचीत कर ले और ये पहले ही डिसाइड कर ले कि आप मेरे लिए 100 केजीज
पोटैटो मुझे उगा कर दो आप। सो दिस इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। यहाँ पर सब कुछ डिसाइड हो जाएगा कि कितना कितने प्राइस में हम लेंगे, कितने डेट तक हमें आप आलू देंगे, कब तक हमारा पेमेंट हो जाएगा एंड ऑल सारी चीज़ें जो हैं वो सब के सब डिस्कस किया जाएगा। द मिनिमम पीरियड फॉर दिस अग्रीमेंट शुड बी एटलीस्ट वन क्रॉप सीजन, कम से कम एक क्रॉप सीजन का आपको यहाँ पर अग्रीमेंट करना होगा, या फिर वन प्रोडक्शन साइकिल ऑफ द लाइफ स्टॉक। ना यहाँ पर समझिए, ये पर्टिकुलर अग्रीमेंट फार्म प्लस लाइफ स्टॉक दोनों से काम करता है। फार्म का मतलब है कोई भी जो क्रॉप प्रोड्यूस होती है, और लाइफ स्टॉक का मतलब है कोई भी जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स है, कोई भी पर्टिकुलर चीज़ जो कि एनिमल से आती है उसे लाइफ स्टॉक का प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो उसमें एक सीजन का कम से कम आपको कॉन्ट्रैक्ट करना होगा किसी भी पर्टिकुलर बिजनेसमैन को। और जो मैक्सिमम पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो एक अग्रीमेंट कर सकता है फार्मर एक किसी बिजनेसमैन के साथ, दैट इज अराउंड 5 years। बट इसका ये मतलब नहीं है कि कोई पर्टिकुलर फार्मर चाहे तो 5 years से ज़्यादा का नहीं कर सकता है। यहाँ पर बोला गया है कि दे कैन ऑल्सो गो बियॉन्ड 5 years, लेकिन उस चीज़ को कितने पीरियड के लिए हो जा रहा है इट शुड बी म्यूचुअली डिसाइडेड फर्स्ट ऑफ ऑल, कि फार्मर और जो कंपनी है दोनों साथ में मिलकर डिसाइड करेंगे, और उसको एक्सप्लिसिटली मेंशन करना होगा उस एग्रीमेंट के अंदर, मतलब प्रॉपर्ली लिखना होगा। इट कैन नॉट बी वेग, मतलब उसको उसके ऊपर कोई भी क्लैरिटी का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, प्रॉपर्ली उसके अंदर लिखा होना चाहिए, ताकि फार्मर और जो कंपनी है दोनों को ही क्लियर होना चाहिए कि कितने साल का अग्रीमेंट हम कर रहे हैं। इसके अलावा फार्मर्स को कितना प्राइस मिलेगा, वो कंपनीज कितना प्राइस प्रोवाइड करेगी, और उस प्राइस को किस तरीके से डिसाइड किया गया है, उसका प्रोसेस क्या है, दोनों चीजें उसके अंदर मेंशन होनी थी, ठीक है। इस एग्रीमेंट के अंदर दोनों चीजें लिखी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर। इसके अलावा मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर ऐसी चीज़ है जिसका प्राइस लगातार वैरी करता है। किस चीज़ का प्राइस वैरी कर सकता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि किसी एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है, उसका प्राइस वैरी कर सकता है। मान लीजिए कोई भी बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स हैं जिसका प्राइस वैरी करता है लगातार। तो ऐसा बोला गया है कि जब भी कोई ऐसी चीज़ है जिसका प्राइस लगातार वैरी करता है और हमें पता नहीं है कि जैसे सपोज कि एक पर्टिकुलर पर्सन है जो 6 महीने के लिए अग्रीमेंट करने वाला है, तो उसे पता नहीं है कि 6 महीने बाद उस पर्टिकुलर चीज़ का प्राइस कितना होने वाला है, राइट। तो वो पहले से ही प्राइस डिसाइड नहीं चाहेगा। लेकिन यहाँ पर इस पर्टिकुलर लॉ के अंदर ये बोला गया था कि जब भी आपको किसी ऐसे चीज़ को आप प्राइस डिसाइड करना है जो कि जिसका प्राइस वेरी हो सकता है, उसके लिए अगर आपको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो आपको पहली बात तो एक गारंटीड प्राइस डिसाइड करनी पड़ेगी उस फार्मर्स के लिए, कि कम से कम इतना प्राइस, कम से कम इतना पैसा तो हम इनको देंगे ही। उसके बाद कुछ उसके अंदर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी कि अगर वेरिएशन होगा तो हम कैसे कैसे कितने रुपीस चेंज करेंगे, किस तरीके से चेंजेस होगा, वो सारा का सारा उस अग्रीमेंट के अंदर मेंशन करना होगा। इसके अलावा बोला गया है कि फार्मर या फिर कंपनी किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए एक डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म बनाया गया है, जिसके अंदर 3 टोटल बॉडीज हैं। फर्स्ट इज कॉन्सिलेशन बोर्ड, सेकंड इज एसडीएम यानी कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एंड थर्ड इज द अपीलेट अथॉरिटी। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कोर्ट की बात नहीं की गई है, ना ही हाई कोर्ट, ना ही सुप्रीम कोर्ट, ना ही कोई और कोर्ट, किसी भी टाइप का ट्राइब्यूनल नहीं है, कुछ भी नहीं है जो कि इनकी बात सुनेगा। तो अगर आप ध्यान रखेंगे देयर इज अ सिविल सर्वेंट यानी कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी कि एसडीएम जो होता है, ही इज द ऑलमोस्ट फाइनल अथॉरिटी, और उसकी जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू द सिविल कोर्ट। और उसके अगेंस्ट अगर आपको अपील करना है दैट कैन ओनली गो टू appellate authority and not to any courts, ठीक है। सो आप ये समझ के दिस वाज द लॉ। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि फार्मर्स इस पर्टिकुलर लॉ के अगेंस्ट क्यों थे, बिकॉज आपने अगर इस लॉ को ध्यान से देखा तो आपको लगा होगा कि कुछ चीज़ें अच्छी हैं इसमें, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिसमें फार्मर्स को काफ़ी हेल्प मिल रही हैं। तो क्यों फार्मर्स इसके अगेंस्ट जा रहे थे, देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए। प्रॉब्लम्स की थी, प्रॉब्लम ये था कि देखिए सेंटर इस चीज़ को लेकर तो आ गया था, लेकिन जब सेंटर इस पर्टिकुलर बिल को लेकर आया था तो आप जैसा हमने बात किया अभी, देखिए ये वॉइस वोट से लाया गया था। वॉइस वोट मतलब कि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कशंस नहीं हुए थे, कोई बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बातचीत नहीं हुई थी, ठीक है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली लेकर आ गया था, उसने किसी भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से कोई भी डिस्कशन नहीं किया था, किसी स्टेट गवर्नमेंट से कोई भी डिस्कशन नहीं किया था, किसी फार्मर की कोऑपरेटिव से या फिर कोई भी ऐसा ग्रुप जो कि इस पर्टिकुलर चीज़ से कनेक्टेड है उनके साथ कोई भी डिस्कशन नहीं किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने। वो बस डायरेक्टली इस पर्टिकुलर फार्म लॉ को लेकर आ गए थे। इससे कारण क्या हुआ था, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब होता है स्टेट और सेंटर दो साथ में मिलकर चलना चाहिए। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब है कि इंडिया अगर एक कंट्री है तो इंडिया के 2 व्हील्स हैं, और उसमें से एक व्हील सेंटर और एक व्हील स्टेट है, तो दोनों को साथ मिलकर चलेंगे तभी ये प्रॉपर्ली कंट्री पहले मतलब नॉर्मली अच्छे से चल पाएगी। अगर इनमें से कोई भी एक फॉल्टर करेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पर सेंटर ने बिना स्टेट की हेल्प से इस पर्टिकुलर लॉस को लाने की कोशिश की। पहला प्रॉब्लम तो ये था। सेकेंड प्रॉब्लम ये था कि ये एक्ट बोलता है कि रिटर्न अग्रीमेंट्स होने चाहिए फार्मर्स के बीच में और कंपनी के बीच में, रिटर्न अग्रीमेंट्स होने चाहिए। बट आप ध्यान से समझिए, एक स्मॉल फार्मर जो है उसे लीगल चीज़ों के बारे में कितना ही पता होगा, और सामने में उसे कौन है, कॉर्पोरेशन, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो हैं। इन कंपनीज के पास अपने लॉयर्स होते हैं, इनके प्रॉपर लीगल पूरा लीगल बॉडीज होते हैं, इन्हें सब पता होता है। लेकिन जो स्मॉल फार्मर्स है, पहली बात तो इनका खर्चा बढ़ जाएगा, बिकॉज इनको लॉयर के पास जाना पड़ेगा ताकि अग्रीमेंट सही से लिखा जाए, प्रॉपर अग्रीमेंट होना चाहिए, कोई एग्रीमेंट में मिसमैच ना हो जाए, ये सब। तो इनका उल्टा खर्चा बढ़ ही जाएगा। इनको कितना फायदा होगा वो तो बाद में होगा, लेकिन उससे पहले उनको इनपुट्स इतने ज़्यादा इनको लग जाएंगे, इतने ज़्यादा देने पड़ेंगे कि इनकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी।
बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट ऐसे नहीं बन सकता है। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट के स्टैम्प पेपर्स होने चाहिए आपके पास, गवर्नमेंट का एक लॉयर होना चाहिए जो कि आपको सारी टेक्निकलिटीज को समझने में हेल्प करेगा। तो इन सब चीज़ों में इनका इनपुट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि काफ़ी मिसमैच वाला काम हो जाएगा। बिकॉज एक तरफ तो आपकी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन होंगी, बड़ी बड़ी कंपनीज होगी, और एक तरफ होंगे स्मॉल फार्मर जिनको ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है। और यहाँ पर देखिए कॉर्पोरेशन या कंपनीज जो है वो ईजिली इनको मैनिपुलेट कर सकती है फार्मर्स को, ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले किसी भी मतलब तरीके से, हो सकता है कम प्राइस पे या फिर किसी भी तरीके से, जिससे फार्मर्स को लॉन्ग टर्म में बहुत काफी घाटा हो जाएगा। दिस विल बी अ बिग कंसर्न फॉर द फार्मर्स इन फ्यूचर। ये मेन प्रॉब्लम थी इस पर्टिकुलर लॉ की, जिसके कारण ये प्रॉब्लम जिसके कारण फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे इस पर्टिकुलर बिल के अगेंस्ट। ठीक है, अब समझते हैं हम सेकंड पर्टिकुलर बिल को। इस बिल का नाम है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। नाम से आपको समझ आ रहा होगा, दिस पर्टिकुलर बिल टॉक्स अबाउट द ट्रेड एंड कॉमर्स। ये ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करता है, एंड ट्रेड एंड कॉमर्स को कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं और कैसे उनको इंक्रीज कर सकते हैं, फैसिलिटेट कर सकते हैं, इसके बारे में बात करता है। देखिए, इस पर्टिकुलर बिल के अंदर ये बोला गया कि पहली बात तो ये परमिट करता है इंट्रा एंड इंटरस्टेट ट्रेड ऑफ फार्म प्रोड्यूस। फार्म प्रोड्यूस का मतलब है कोई पर्टिकुलर क्रॉप जो उगाते हैं उसका इंट्रा ट्रेड और इंटरस्टेट ट्रेड। तो इंट्रा स्टेट का मतलब होता है एक स्टेट के अंदर, उसे कहते हैं इंट्रा स्टेट, और इंटरस्टेट का मतलब होता है दो स्टेट्स, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट आप जा सकते हो इजिली। तो इस पर्टिकुलर बिल ने अलाउ कर दिया कि एक फार्मर जो भी कुछ उगाता है वो सिर्फ अब मतलब वहीं पर आसपास में नहीं बेचना चाहता है, अगर तो वो चाहकर दूर जाकर दूर भी बेच सकता है। मतलब जाकर पहली बात तो स्टेट में, पूरे स्टेट में कहीं भी बेच सकता है, और साथ ही साथ अगर उसको बाहर जाना है, मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि उसके क्रॉप्स की डिमांड किसी और स्टेट में है, तो वो जाकर दूसरे स्टेट में भी इसको बेच सकता है। ठीक है, तो ये अलाउ कर दिया गया है। अभी तक वो सिर्फ एपीएमसी में ही जाकर अपना मार्केट में, एपीएमसी मार्केट में जाकर जो है अपना सामान बेच सकता था, लेकिन उसको भी इंक्रीज कर दिया गया है। इसके अलावा देखिए, द एक्ट अलाउज द फार्मर्स टू ट्रेड इन आउटसाइड ट्रेड एरियाज। अभी तक देखिए, हम जैसा हमने बात किया सिर्फ एपीएमसी यार्ड या फिर एपीएमसी मंडीज में ही ये अलाउड था। अभी देखिए, फार्म गेट्स होते हैं, फैक्ट्री पे डायरेक्टली फैक्ट्रीज में जाकर बात कर सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज जितने भी हैं, चेन्स हैं, इन सब में जाकर डायरेक्टली बेच सकते हैं। तो फार्मर्स के लिए यहाँ पर ऑप्शंस इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, ऑप्शंस यहाँ पर इंक्रीज हो गए, जैसे हमारा जो 2022 का टारगेट है कि हमें फार्मर्स की इनकम को डबल करना है, उसके लिए बेसिकली एक स्टेप लेने की कोशिश की गई थी। नाउ इट फैसिलिटेट्स lucrative प्राइसेस फॉर द फार्मर्स वाया ऑल्टरनेटिव ट्रेडिंग चैनल्स। देखिए, यहाँ पर सिर्फ एक चैनल नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स हैं। सेकंड, एक तो हो गया डायरेक्टली फिजिकली जाकर बेच सकते हैं। सेकंड चीज क्या है, इसके अलावा देखिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग भी अलाउ कर दिया गया, मतलब ऑनलाइन ट्रेडिंग, कोई भी डायरेक्ट, या तो देखिए डायरेक्ट तो बेच ही सकते हैं, साथ में ऑनलाइन बाइंग या फिर ऑनलाइन सेलिंग जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स का, उसको भी अलाउ कर दिया गया था इस पर्टिकुलर चीज से। इंटरनेट के थ्रू आप अपना वेबसाइट के थ्रू अपने सामान को बेच सकते हैं, ऑर्डर्स ले सकते हैं, ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ये सब चीजें अलाउ कर दी गई थी। इससे क्या हुआ था, ऑल्टरनेटिव ट्रेडिंग चैनल्स मिला था, जिससे एक फार्मर जो है ज्यादा से ज्यादा चीजें कर सकता है। इसके अलावा इस एक्ट में यह भी बोला गया दैट द स्टेट गवर्नमेंट्स दे आर प्रोहिबिटेड, यानी कि उसको मना कर दिया गया फ्रॉम लिवाइंग एनी मार्केट फी या फिर सेस और ऑन एनी फार्मर ट्रेड एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग फार्मर्स प्रोड्यूस इन एन आउटसाइड ट्रेड एरिया। किसी भी ट्रेड एरिया के बाहर, ठीक है, जैसे एपीएमसी मंडी के बाहर अगर कोई भी फार्मर उसके मतलब अपना जाकर कोई सामान बेचना चाहता है, फिर खरीदना चाहता है, तो वहां जाकर तो उसके ऊपर स्टेट जो है कोई भी एडिशनल चार्जेस नहीं लगा सकता है, कोई भी फीस या फिर कोई भी सेस नहीं लगा सकता है। ये भी इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर बोला गया था। नाउ देखिए, देखने में कितना सिंपल लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है एक्ट, कि फार्मर्स को हेल्प करेगा। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स क्या था, फार्मर्स ने इसके अगेंस्ट क्यों प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। नाउ प्रॉब्लम, पहली बात तो गवर्नमेंट बोल रही है कि हम एपीएमसी की मोनोपोली को खत्म कर देंगे। एपीएमसी वो प्लेस था जहां पर अभी तक जाके फार्मर्स अपना सामान बेच सकते थे, और गवर्नमेंट बोल रही है कि एपीएमसी की हम मोनोपोली क्यों, बिकॉज देखिए फार्मर्स के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, फार्मर्स जा सकते तो सिर्फ एपीएमसी में जा सकते थे। तो टेक्निकली फार्मर्स यहाँ पर जाकर अपना सामान बेचते हैं। जितने भी एपीएमसी के जो ओनर्स होते हैं उन्हें पता होता है कि फार्मर्स के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, उनको यहीं आना पड़ेगा। तो टेक्निकली वो ट्राई करते हैं उन फार्मर्स को यूज करने का, उनसे पहले कोई चार्जेस लेते हैं, कमीशंस लेते हैं, पैसे लेते हैं, उसके बाद ही उनको अलाउ करते हैं उस एपीएमसी पाने के लिए। तो काइंड ऑफ काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स, मोनोपोली टाइप प्रॉब्लम्स बढ़ गई थी एपीएमसी में। पिछले 3-4 सालों में आपने लगातार देखा होगा कि एपीएमसी की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट ये चाह रही थी कि पहली बात तो इस एपीएमसी की मोनोपोली को तोड़ दे, इसके अलावा एक ओपन मार्केट क्रिएट कर दे कि कोई भी पर्सन कहीं पर भी जाकर अपने प्राइस को डिस्कवर कर सकता है। मतलब एक पर्टिकुलर मैंगो अगर एक पर्टिकुलर एरिया में 50 रुपए में बेच रहा है, हो सकता है कि कहीं और जाकर उसको 70 रुपीज मिले उस पर्टिकुलर चीज के, तो वो बेटर प्राइस डिस्कवरी कर सकता है। और इसके अलावा क्या होगा, सप्लाई चेन और ज्यादा प्रोडक्टिव बन जाएगी, मतलब लोग दूर दूर से जाकर चीजें खरीद सकते हैं और दूर 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 तक बेच सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें, प्रॉब्लम यह है कि अगर हम एपीएमसी को लूज कर देंगे, तो जो बड़े फार्मर्स हैं जो कि दूसरे स्टेट्स, दूसरे एरियाज में जाकर बेच सकते हैं, उनका तो ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट द स्मॉल फार्मर्स, छोटे फार्मर्स जिनका इनकम ही बहुत लोअर है, जिनका बहुत कम पैसा कमाते हैं। ऐसा भी ना हो कि उनको एमएसपी भी ना मिले, आगे जाकर मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी ना मिला। बिकॉज देखिए, एपीएमसी अब क्या होगा, एपीएमसी अब सिर्फ एकमात्र प्लेस नहीं है जहां पर लोग आ सकते हैं, अब लोग फार्मर्स कहीं भी जा सकते हैं।
अब मान लीजिए कोई स्मॉल फार्मर है जो कहीं और नहीं जा पा रहा है, वो तो वापस एपीएमसी में आएगा। अब यहाँ पर एपीएमसी का जो ओनर होगा वो डायरेक्टली उस पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ करेगा, मिस यूज़ करेगा। कैसे करेगा? वो बोलेगा कि अगर ये पर्टिकुलर फार्मर कहीं और नहीं जा सकता है तो इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो वहाँ पर तो उसका और ज़्यादा बढ़ जाए, उसका हरासमेंट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसको तो हो सकता है कि उसको पूरी तरीके से पैसे भी ना मिले, उसको कम पैसों में सामान बेचना पड़े, बिकॉज लोग अब बाहर से जाकर सामान खरीद लेंगे। तो यहाँ पे जो स्मॉल फार्मर्स होंगे उनके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी। क्या हुआ था, कुछ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट ने ये लगातार कह रहे हैं कि हमें अपने करंट सिस्टम को पूरी तरीके से तोड़कर एक न्यू सिस्टम में जाने से ज़्यादा बेटर होगा कि हम अपने न्यू सिस्टम, जो हमारा ऑलरेडी जो सिस्टम एग्जिस्टिंग सिस्टम चल रहा है, उसी को हम इंप्रूव करने की कोशिश करें। हमें पूरी तरीके से एपीएमसी को खत्म करके एक न्यू मार्केट मैकेनिज्म की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। हमें ऐसा करना चाहिए कि एपीएमसी को ही बेटर करें, मतलब इसको और ज़्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करें, जो भी शॉर्ट कमिंग्स है उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, एंड धीरे धीरे हम इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट ट्रेड को भी अलाउ करना स्टार्ट कर दें। नाउ इसको समझिए। फार्मर ये पर्टिकुलर रूल ये कहता है कि फार्मर्स कैन सेल देयर गुड्स इन एनी मार्केट, राइट। ये बोलता है कि हम कहीं पर भी जाकर अपना सामान बेच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूपी या बिहार का कोई फार्मर है तो वो केरला, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक कहीं भी जाकर अपना सामान बेच सकता है। सुनने में देखिए कितना अच्छा लग रहा है, सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट ध्यान सोचिए, क्या ये स्मॉल फार्मर्स के लिए फिजिबल है? क्या ये मतलब क्या ये पॉसिबल होगा कि छोटे छोटे फार्मर्स ये जाकर अपना सामान केरला में, तमिलनाडु में बेच सके, जो कि बिहार या यूपी के हैं? जी नहीं। दिस पर्टिकुलर लॉ जो है ये स्मॉल फार्मर्स के लिए हेल्पफुल होगा ही नहीं, बट इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर लार्ज कॉर्पोरेशन, बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी मार्केट्स। जो क्या करें, जैसे मान लीजिए कोई केरला की कंपनी है, ठीक है। अभी तक क्या था, केरला को अपने आसपास लोकल एरिया से ही सामान खरीदना था, लेकिन अभी जब इस पर्टिकुलर चीज को अलाउ कर दिया जाएगा तो क्या होगा, केरला का जस्ट सपोज हम सेम एग्जांपल लेते हैं कि उनको पोटैटोज लेने हैं, उनको आलू लेने हैं चिप्स की फैक्ट्रीज के लिए। अब वो क्या करेंगे, अभी तक उनको मान लीजिए केरला में 50 रुपए में वो पोटैटोज मिल रहे थे। नाउ दे विल लुक फॉर वल्नरेबल फार्मर्स, जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं उनकी तरफ जाएंगे, जो अपना सामान 30 रुपए में बेचने को रेडी है, 35 में बेचने को रेडी है, राइट। और इससे क्या होगा, उनको पहली बात तो इन फार्मर्स को एमएसपी से भी कम पैसा मिल रहा है, और सेकंड चीज, इनको जो लार्ज कॉर्पोरेशन है इनको एक फायदा मिल जाएगा, बिकॉज ये क्या करेंगे, अब इनके पास तो मनी है, रिसोर्स सब कुछ है, इनके पास ट्रांसपोर्टेशन है, ये तो सब कुछ कर सकते हैं। स्मॉल फार्मर्स दूर दूर तक जा नहीं सकते थे, बट जो छोटे छोटे, जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं, जो बड़े फार्मर्स है, बड़े कॉर्पोरेशन है, वो इजीली एक जगह से सेकंड जगह ट्रैवल कर सकते हैं, वहां से अपना सामान ले सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर लॉ से जो मेन फायदा हो रहा था वो बिग फार्मर्स को हो रहा था, एंड नॉट टू द स्मॉल फार्मर्स। तो ये पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर का था, ठीक है। इस पर्टिकुलर लॉ का आप समझ गए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पर्टिकुलर ये लॉ, जो कि इसी फार्म लॉ के अंदर था। ओके, नाउ बिफोर दैट आप प्लीज समझिए कि टोटल 3 लॉज हैं इस पर्टिकुलर फॉर्म बिल के अंदर, लेकिन टोटल 2 लॉज जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, दे वर द वन जो एक्चुअली प्रॉब्लम कॉज कर रहे थे। और जो असेंशियल कमोडिटीज एक्ट है ये एक्चुअली उतना ज़्यादा कंटेंशियस नहीं है, इसके ऊपर ज़्यादा प्रोटेस्ट नहीं हो रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसको समझने वाली बात ये है, असेंशियल कमोडिटीज एक्ट अमेंडमेंट एक्ट है। इसका मतलब है कि ऑलरेडी कोई ना कोई एक्ट होगा। जी हाँ, 1955 में एक असेंशियल कमोडिटीज एक्ट ऑलरेडी पास हो रखा था, ठीक है, जिसके अंदर ये बोला गया था कि स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दी गई थी कि वो किसी भी पर्टिकुलर असेंशियल कमोडिटीज क्या होती है, जो कि जिसको बेसिकली सेंटर या स्टेट मतलब डिक्लेयर करता है कि असेंशियल कमोडिटी, जैसे कोई फूड हो सकता है, कोई मेडिसिन हो सकता है, कोई ड्रग्स हो सकता है, ये सब असेंशियल कमोडिटीज होती हैं। तो अभी तक क्या था, 1955 एक्ट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट को अलाउ कर दिया गया था कि किसी भी असेंशियल कमोडिटीज पे वो स्टॉक की लिमिट्स लगा सकते थे और उनके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि एक पर्टिकुलर स्टेट में अगर एक सामान है, वो टेक्निकली दूसरे स्टेट में जाकर बिकता है, राइट, नॉर्मल है। लेकिन अगर कोई मतलब स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो अभी तक क्या कर सकती थी, उन चीज़ों पे स्टॉक लिमिट लगा सकती थी और उनका एक्सटर्नल मूवमेंट बंद कर सकती थी। जिससे क्या होगा, वो पर्टिकुलर सामान बाहर किसी स्टेट में जाकर नहीं बिकेगा, उनको उसी स्टेट में उस चीज़ को बेचना होगा, ठीक है। लेकिन ये ऑब्वियसली आपको समझ आ रहा होगा ये प्रॉब्लम है, बिकॉज मान लीजिए किसी बगल वाले स्टेट में अगर उस पर्टिकुलर चीज़ की जरूरत है और उस टाइम अगर आपने स्टॉक लिमिट और मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, तो उस जो साथ वाला स्टेट है जिसको एक्चुअली वो चाहिए उसको मिलेगा नहीं, और आपके पास ऑलरेडी सरप्लस में है, राइट। सो 2020 के अमेंडमेंट में क्या किया गया, इस रिस्ट्रिक्शन को रिमूव कर दिया गया और बोला गया कि एसेंशियल कमोडिटीज में अब कुछ चेंजेस किए गए हैं। चेंजेस ये किए गए, पहली बात तो पावर स्टेट गवर्नमेंट से ले ली गई और सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी गई। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बोला गया, नाउ दे कैन रेगुलेट द सप्लाई ऑफ फूड स्टफ ओनली अंडर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, कि फूड यानी कि क्रॉप से रिलेटेड कोई भी ऐसा चीज जो होगा, वो उसको अगर रेगुलेट करना भी है तो पहली बात तो स्टेट गवर्नमेंट नहीं करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। और सेकंड चीज, उसको जब चाहे वो नहीं कर सकते हैं, सिर्फ तभी कर सकते हैं जब सर्कमस्टांसेस बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। जैसे कि कुछ चीजें लिखी गई हैं कि कब ये कर सकते हैं, जो कि है वॉर, एक्सेप्शनल प्राइस राइज, ग्रेव नेचुरल कैलामिटीज। ये सब प्रॉब्लम जो है, जब ये सब इंक्रीज हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाएगा, वॉर आ जाएगा, एक्सेप्शनल प्राइस राइज हो जाएगा, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तब ऐसे केसेस में हम जाकर ये चीज़ें कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। देखिए, एक पर्टिकुलर कंडीशन को यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर्ली लिखा है कि स्टॉक लिमिट तभी लगाया जा सकता है, उसी टाइम इंपोज किया जा सकता है, अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ का प्राइस, किसी नॉन पेरिशेबल एग्रीकल्चर फूड स्टफ जो कि खराब नहीं होता है जल्दी, उसका प्राइस अगर 50% से ज़्यादा इंक्रीज हो जाए पिछले 1 साल के अंदर, 12 महीनों के अंदर अगर 50% से ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, तो उसके ऊपर स्टॉक लिमिट्स लगा सकते हैं। ओके, इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर किसी
कोई पर्टिकुलर चीज़ है, प्रोडक्ट है, उसका प्राइस अगर 50% बढ़ गया, इसका मतलब क्या है? इन्फ्लेशन आ गया है, उस पर्टिकुलर एरिया में इन्फ्लेशन है और पिछले 1 साल के अंदर बढ़ा है, 12 मंथ्स के अंदर बढ़ा है, मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट इन्फ्लेशन आया है। इतनी जल्दी किसी का प्राइस इतना ज़्यादा ग्रो नहीं करता है। इसका मतलब इन्फ्लेशन है। तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या हो? इन्फ्लेशन का सीधा सा मतलब है कि डिमांड एंड सप्लाई के अंदर कुछ ना कुछ मिसमैच आ गया है। ठीक है? मिसमैच। देखिए, डिमांड जब तक सप्लाई की इक्वल रहती है, तब तक मार्केट बेस्ट तरीके से काम करता है। मार्केट का इक्विलिब्रियम बना रहता है। जैसे ही डिमांड सप्लाई के अंदर मिसमैच होगा, वैसे ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे। तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? इन्फ्लेशन का मतलब है कि सप्लाई जो है वो कम हो गई और डिमांड इसकी बढ़ गई। मतलब कोई चीज़ नहीं है वहाँ पर, कोई चीज़ पर्टिकुलर चीज़ जो है उस स्टेट के अंदर कम है और उसकी डिमांड अचानक से बढ़ गई है, उसी कारण लोग उसको खरीदने के लिए ज़्यादा पैसा देने को रेडी है। उसी कारण उसका प्राइस जो है 50% इंक्रीज हो गया है। वही बोला गया है कि कभी भी अगर ऐसा होगा कि किसी पर्टिकुलर चीज़ का प्राइस 50% बढ़ जाए पिछले 1 साल के अंदर, तो उसके ऊपर स्टॉक लिमिट्स लगा सकते हैं। नाउ यहाँ पर स्टॉक लिमिट का फायदा क्या होगा? जी देखिए, यहाँ पर स्टॉक लिमिट का फायदा ये होगा कि यहाँ पर सप्लाई कम है, हमें किसी भी तरीके से सप्लाई इंक्रीज करना है। तो सप्लाई इंक्रीज करने का बेस्ट तरीका है कि हमारे पास जो भी स्टॉक्स हैं, उसको पहली बात तो हम जो हमारे स्टेट से जो बाहर जा रहा है उसको रोक दें, ताकि जो भी स्टॉक हमारे पास है हम अपने मार्केट के अंदर प्रोड्यूस करा सके, ताकि सप्लाई को फिर से इंक्रीज कर सके। अगर जो ऑलरेडी स्टॉक हमारे पास है वो धीरे धीरे दूसरे सेट में चला जाएगा, तो ये सप्लाई और ज़्यादा कम हो जाएगी और डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसके कारण ये इन्फ्लेशन और ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। इसलिए इसको रोकने के लिए यहाँ पर इस एक कंडीशन में स्टॉक लिमिट लगाने की परमिशन दी गई है। ठीक है, अब देखते हैं कि इससे क्या प्रॉब्लम्स है। समझने वाली बात यह है कि असेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है वो डिस्टॉर्ट करता है द इंसेंटिव फॉर द क्रिएशन ऑफ स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर बाय द प्राइवेट सेक्टर। मान लीजिए किसी भी ऐसे पर्टिकुलर कंडीशन में कोई प्राइवेट बॉडी है जो कि एक जगह पर बहुत सारा अनाज या फिर फूड ग्रेन्स इकट्ठा करके लोगों में बांटना चाहता था, लेकिन बिकॉज ऑफ द स्टॉक लिमिट अब वो ऐसा नहीं कर सकता है। राइट, तो फर्स्ट पहली प्रॉब्लम तो ये हो गई। सेकंड चीज़ है कि अगर हम स्टॉक लिमिट लगा भी देंगे, इसको इम्पोज भी कर देंगे, इसके बावजूद कुछ चीज़ें हैं जैसे कि दाल, शुगर, अनियंस, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि डेली की चीज़ें हैं, इनके ऊपर ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं आती। अगर इसका 15 का 20 हो भी जाए तब भी लोग खरीदते हैं इसका। राइट, तो इसके ज़्यादा फायदा होगा नहीं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द 3 फार्म लॉज दैट वी हैव डिस्कस्ड। हमने तीनों चीज़ों को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश की है। आई होप आपको ये पर्टिकुलर चीज़ समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं होगा तो प्लीज़ इसको हमें कमेंट में बताइएगा, हम इसको दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे इन अ सेपरेट वीडियो। ठीक है, ओके। नाउ एक रिसेंट डेवलपमेंट ये है कि अभी ऑल द फार्म लॉज को रिपील तो कर दिया गया है, लेकिन जो फार्मर्स है उन्होंने ये बोला है कि जब तक इस पर्टिकुलर बिल को पूरी तरीके से रिपील करके उसका ऑर्डर नहीं आ जाएगा, पास नहीं हो जाएगा, नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाएगी, तब तक वो लोग प्रोटेस्ट कम बंद नहीं करेंगे। और आपको जैसा पता है अभी रिसेंटली कुछ दिनों में विंटर सेशन स्टार्ट होने वाला है पार्लियामेंट का, दिसंबर में स्टार्ट होने वाला है। तो हो सकता है कि इस विंटर सेशन के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला है कि फार्म लॉज को पूरी तरीके से रिपील कर दिया जाएगा और एक्ट प्रॉपरली जो बचे खुचे हैं एक्ट है उनको पास कर दिया जाएगा। तो फार्मर्स ने ये बोला है कि जब ये एक्ट पास हो जाएगा उसके बाद ही हम प्रोटेस्ट से हटेंगे। सो अभी तक ऑल्दो फार्म लॉज को रिपील करने की घोषणा कर दी गई है, बट अभी तक प्रोटेस्ट को खत्म नहीं किया गया है। ठीक है, ओके, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक नाउ। इट इज अबाउट प्रोजेक्ट समहाती। ये ओडिशा गवर्नमेंट के अंदर स्टार्ट किया गया है, जिसके अंदर बोला गया है कि जो बच्चे हैं जो कि प्राइमरी क्लासेस के अंदर प्रेजेंट हैं, उनको मदर टंग के अंदर टीचिंग प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारा आया था उसके अंदर ये बोला गया था कि जो प्राइमरी क्लास के बच्चे हैं उनको आप मदर टंग में एजुकेशन प्रोवाइड करो, ताकि वो ईजी तरीके से और अच्छे तरीके से उन चीज़ों को ग्रास्प कर सकें। उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा की जो आदिवासी कम्युनिटी है उसके अंदर टोटल 21 लैंग्वेजेस वो लोग बोलते हैं, जो कि आगे जाकर 74 डायलेक्ट्स में चेंज हो जाता है। मतलब 21 टोटल लैंग्वेजेस बोलते हैं, जो कि 74 डायलेक्ट्स इतने भाषाओं में वो बात करते हैं। तो पहली बात तो इतनी ज़्यादा लैंग्वेजेस में उनको इन्फॉर्मेशन या फिर एजुकेशन प्रोवाइड करना बहुत ही ह्यूमंगस टास्क है, बहुत ही बड़ा टास्क है। बट उड़ीसा गवर्नमेंट ने उसके लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिसके अंदर वो ऐसा करने को रेडी है। उड़ीसा गवर्नमेंट के अंदर एक ST/SC डिपार्टमेंट है, उसने ऑलरेडी इस पर्टिकुलर प्रोग्राम पे काम करना स्टार्ट कर दिया है, जहां पर वो लैंग्वेज इशू के ऊपर काम कर रहा है, जो कि ट्राइबल कम्युनिटी, ट्राइबल स्टूडेंट्स जो फेस करती हैं, ताकि जब तक वो अपने बड़ी क्लासेस में पहुंचे तब तक वो अच्छी तरीके से इन लैंग्वेजेस को बोल सके। इसके अलावा एक पर्टिकुलर बॉडी है जिसका नाम है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और साथ में अकेडमी ऑफ ट्राइबल लैंग्वेज एंड कल्चर। ये दोनों ही उड़ीसा की बॉडी है, ये दोनों साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है। ओके, देखिए, टोटल 21 लैंग्वेजेस जैसा हमने बात किया उड़ीसा के अंदर है, उसमें से सिर्फ एक लैंग्वेज है संथाली। ये एकमात्र लैंग्वेज है उड़ीसा की जिसको 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला गया है। आपको पता है हमारे 8 शेड्यूल के अंदर टोटल 22 लैंग्वेजेस को डाला गया है, और ये शेड्यूल लैंग्वेजेस इनको बोला जाता है। ठीक है, और तो उड़ीसा की टोटल 21 लैंग्वेज है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक ही लैंग्वेज है जो कि है संथाली, सिर्फ इसको डाला गया है इन 8th शेड्यूल के अंदर में। अब जो संथाली है जो कि उड़ीसा के अंदर बोला जाता है वो ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट के अंदर बोला जाता है, और जो बाकी जो 20 लैंग्वेजेस बच गए वो ओडिया स्क्रिप्ट के अंदर लिखे जाते हैं और बोले जाते हैं। ठीक है,
ओके। इसके अलावा उड़ीसा की हम बात करें, उड़ीसा के अंदर टोटल 62 ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती हैं, जिसके अंदर 13 जो है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, पीवीटीजीज़ हैं। आपने सुना होगा। देखिए, एक तो होता है ट्राइबल ग्रुप, और ट्राइबल ग्रुप के अंदर भी जो और ज़्यादा अंडर नरिश्ड होते हैं और ज़्यादा मतलब अंडर डेवलप्ड होते हैं, उनको बोलते हैं पीवीटीजी। तो पीवीटीजी जो इंडिया के अंदर है, टोटल मिला के जो पीवीटीजी है अराउंड 50 के आस 75 है, 75 पीवीटीजी इंडिया के अंदर है, उसमें से 13 पीवीटीजी जो सिर्फ उड़ीसा के अंदर है। इसी कारण उड़ीसा जो है, इट इज़ द स्टेट विद मोस्ट डाइवर्स इंडिजिनस कम्युनिटीज़ इन द कंट्री। सबसे ज़्यादा डाइवर्स इंडिजिनस कम्युनिटीज़ यहीं पे पाई जाते हैं। नाउ उड़ीसा गवर्नमेंट ने बोला है, इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करने के लिए वो अपने टीचर्स को ये बोलेगा टू अचीव एडिशनल ट्राइबल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। वो जब भी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलेगा, उस टाइम उनको टीचर्स को भी ट्राइबल के लैंग्वेज को और बेटर तरीके से सीखना होगा, ताकि वो और अच्छे तरीके से चिल्ड्रन को सिखा सकें, बच्चों को सिखा सकें। नाउ इस प्रोजेक्ट के अंदर इट हैज़ बिन डिसाइडेड दैट ऑल टीचर्स ऑफ प्राइमरी लेवल, जो छोटे क्लासेस के जो टीचर्स होंगे, दे वुड बी प्रोवाइडेड फंक्शनल नॉलेज ऑफ ऑल द ट्राइबल लैंग्वेजेस एंड अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द ट्राइबल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मतलब सब्जेक्ट नॉलेज के अलावा उनको ट्राइबल लैंग्वेज के बारे में भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड, प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। एक्सपर्ट्स ने ये भी बोला है दैट बिफोर ट्राइबल लैंग्वेजेस आर यूज एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, सबसे पहले इन लैंग्वेजेस को स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत है। बिकॉज देखिए, अभी आपने देखा टोटल 74 डायलेक्ट्स हैं, जिसके अंदर 21 लैंग्वेजेस बोले जाते हैं। तो हम बच्चों को 74 डायलेक्ट्स में पढ़ाएंगे, उससे ज़्यादा बेटर होगा हम किसी तरीके से उनको 21 लैंग्वेजेस में पढ़ा सकें। इन 21 लैंग्वेजेस में पढ़ाना कंपैरेटिवली ईजी होगा एज कम्पेयर टू 74 लैंग्वेजेस में। ठीक है, तो इनको स्टैंडर्डाइज करके 74 को 21 या फिर उससे मतलब उसके आसपास लेकर आने की जरूरत है। नाउ एफर्ट्स आर ऑल्सो बिग मेड कि ट्राइबल लैंग्वेजेस के अंदर कुछ टेक्स्ट बुक्स वगैरह को बनाया जाए, ताकि जो स्टेट गवर्नमेंट का, जो स्टेट बोर्ड का या फिर जो गवर्नमेंट के टेक्स्ट बुक्स हैं, उनके साथ उसको मैच कर सके, ताकि जो बच्चे हैं जो एक्चुअली पढ़ रहे हैं, दे शुड स्टडी इन रिलेशन की क्या एक्चुअली नेशनल लेवल पे क्या चल रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रहा है, वही सब पढ़ना चाहिए, बस ट्राइबल लैंग्वेजेस में पढ़ना है उनको। इसके अलावा इस बॉडी ने यह भी बोला है कि इंटीग्रेटेड लैंग्वेज लैब बनाना चाहिए, ताकि इन ट्राइबल लैंग्वेजेस पे रिसर्च और प्रॉपर रिसर्च वगैरह हो सके, ताकि और बेटर प्रोजेक्ट्स वगैरह हम लॉन्च कर सकें, ताकि जो मदर टंग बेस्ड एजुकेशन है उसको और अच्छे से हम प्रमोट कर सकें, स्पेशली ओडिशा के अंदर। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। इट इज़ अबाउट जाफना। जाफना आपको पता है, वहाँ पर एक श्रीलंका के अंदर एक प्लेस है, और यहाँ पर एक कल्चरल सेंटर बनाया गया है, जो कि रिसेंटली इंडिया ने बनाया है। अब इंडिया ने इसको देखिए 2014 के अंदर एक अग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसके अंदर जो उस टाइम श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर थे राजापाक्से सर, उन्होंने इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए डील साइन की थी, और उसमें ये फाइनल ये बोला गया था कि जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बना लेगी, तो वो उसे हैंड ओवर कर देगी गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका को, और गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका क्या करेगा, आगे जाकर जाफना म्यूनसिपल काउंसिल को ये पर्टिकुलर चीज़ दे देगा। ठीक है, और जाफना म्यूनसिपल काउंसिल आगे जाकर इसको मतलब रूल करेगी और इसको प्रॉपरली संभालेगी, सब कुछ अच्छे से करेगी। ये जाफना के अंदर वन ऑफ द टॉलेस्ट फैसिलिटीज़ है, जो कि वहाँ की लोकल म्यूनसिपल अथॉरिटी को बनाना था, एंड नॉट द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कोलंबो। जैसा हमने अभी बात की कि श्रीलंकन गवर्नमेंट जो है आगे जाकर जाफना को ये प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, ये जाफना को प्रोवाइड कर देगी। नाउ क्वेश्चन क्या है, जो जाफना की जो म्यूनसिपल काउंसिल है, उसने रिसेंटली इनएबिलिटी शो किया है कि हम ज़्यादा हमारे पास फंड्स नहीं है, तो हम हो सकता है कि इस पर्टिकुलर चीज़ को हम प्रॉपरली रन ना कर पाएँ। इसलिए ये प्रॉब्लम है, उसी कारण इसका इनॉग्रेशन अभी तक नहीं हो पाया है, उसी कारण इंडिया ने अभी तक किसी को इसको हैंड ओवर नहीं किया है। ठीक है, देखिए इंडिया ने इसको बनाने के लिए टोटल $11 मिलियन का ग्रांट प्रोवाइड किया था, और जिसमें मतलब ये इसका मेन एम क्या है कि क्यों बनाया गया कल्चरल सेंटर, एक टाइप का है टू प्रमोट, प्रिजर्व एंड फॉस्टर द कल्चरल हेरिटेज ऑफ जाफना। जाफना का जितना भी कल्चरल हेरिटेज है, जितना भी हिस्ट्री है, इन सबको प्रॉपरली प्रमोट करने के लिए जाफना कल्चरल सेंटर को बनाया गया था। ओके, नाउ लोकल मीडिया ये भी बोल रही है कि हो सकता है कि गवर्नमेंट आगे जाकर आर्मी को प्रोवाइड कर दे। आर्मी जो है ऑलरेडी वहाँ पर एक थिएटर को ऑलरेडी संभाल रहा है, तो हो सकता है कि जाफना को भी दे दे, लेकिन लोकल जो है वो ये नहीं चाहते हैं कि आर्मी को प्रोवाइड किया जाए, बिकॉज आप जानते हैं कि आर्मी का बहुत अच्छा रेपुटेशन नहीं है श्रीलंका के अंदर, स्पेशली लास्ट 2-3 सालों में। For now, the cultural center that is next to the iconic Jaffna Public Library stand as the tallest building in Jaffna town, जो कि इंडिया ने भी रिसेंटली बनाया है, एंड इट वेट्स टू बी यूज बाय द पीपल ऑफ इट वाज इंटेंडेड फॉर, ताकि कल्चरल सेंटर को इसको प्रॉपर्ली यूज करने, दिस इज द कल्चरल सेंटर, जैसा आप देख सकते हैं, इसको प्रॉपर्ली कल्चरल चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए बनाया गया था, लेकिन अभी तक इसको प्रॉपर्ली यूज नहीं किया गया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। इट इज अबाउट अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में जो डिफॉरेस्टेशन अचानक से फिर से इंक्रीज होना शुरू हो गया है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ब्राजील के अंदर अमेजॉन फॉरेस्ट प्रेजेंट है, वहाँ पर अभी पिछले 1 साल में पिछले 15 सालों का रिकॉर्ड टूटा है, जहाँ पर 22% जंप हो गया है डिफॉरेस्टेशन, मतलब 22% ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हुआ एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर।
नाउ एक बॉडी है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च, उसकी एक इंस्ट्रूमेंट है प्रोडिस, वो मॉनिटर करती है ब्राजील के रेन फॉरेस्ट को। और उसने ये बोला है कि अराउंड 13,235 स्क्वायर किलोमीटर का जो रेन फॉरेस्ट है पिछले एक साल के अंदर वो लॉस हो गया है, अगस्त से लेकर जुलाई तक का। ठीक है, पिछले एक साल में लगभग 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का रेन फॉरेस्ट जो है खत्म हो गया है। 2006 में जाकर इतना बुरा ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन लास्ट टाइम 2006 में हुआ था, और उसके बाद जाकर 2021 में हुआ, यानी कि 15 सालों के बाद। ब्राज़ील के प्रेसिडेंट है, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टेप्स भी नहीं ले रहे हैं वो प्रॉपर्ली अमेजोन को रिस्टोर करने के लिए, उसको अफॉरेस्टेशन करने के लिए। उसके कारण जो है फॉरेस्ट जो है और ज़्यादा डिग्रेड होता ही जा रहा है। नाउ प्रेसिडेंट के टर्म से पहले, ये जो प्रेसिडेंट अभी हैं उनके टर्म से पहले, जनवरी 2019 में जब उन्होंने फाइनली पोस्ट को लिया था, उससे पहले देखा गया था कि पिछले 10 सालों में कोई भी ऐसा साल नहीं था जहां पर ब्राज़ील में कम से कम 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का डिफॉरेस्टेशन नहीं हो रहा था। मतलब इतने ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ऑलरेडी हो चुकी है ब्राज़ील के अंदर। लेकिन इनका एडमिनिस्ट्रेशन में आने के बाद भी ज़्यादा कोई अच्छे स्टेप्स नहीं लिए, और जो जितने भी इन्वायरमेंटल अथॉरिटीज़ थे उन सबको उन्होंने हटाना स्टार्ट कर दिया। एंड जितने भी लेजिस्लेटिव ऐसे लॉज थे जो कि लैंड प्रोटेक्शन को रोक रहे थे या फिर लैंड प्रोटेक्शन कर रहे थे, उनको उनको भी उसने हटाना स्टार्ट कर दिया। मतलब बहुत अच्छे स्टेप्स इन्होंने नहीं लिए हैं अभी तक। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट की बात करें, पिछले एक साल का डाटा अगर हम देखेंगे, मतलब 2021 और 22 का जो स्पेकुलेटिव डेटा है जो कि आगे जाकर आने वाला है, उसके हिसाब से भी ये जो डिफॉरेस्टेशन है वो लगातार बढ़ती जा रही है और वो कम नहीं हो रही है। देखिए, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, जो कि अमेजॉन रिवर, उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उन सबका ड्रेनेज बेसिन कवर करते हैं। आप देख सकते हैं मैप में, दिस इज द मैप ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के नॉर्दर्न पार्ट में आपको दिखेगा कि नॉर्दर्न साउथ अमेरिका में ये अमेजॉन रेन फॉरेस्ट जो है वो प्रेजेंट है, और इसका अराउंड 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इसका ऑलरेडी मतलब कवर्ड है इसका। लेकिन प्रॉब्लम इज कि धीरे धीरे डिफॉरेस्टेशन यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, दे आर क्लोज्ड कैनोपी। क्लोज कैनोपी का मतलब क्या होता है? क्लोज कैनोपी का मतलब है इफ दिस इज अ प्लांट एंड दिस इज अ प्लांट एंड दिस इज अ प्लांट, मतलब इतने ज़्यादा आसपास में प्लांट है कि इनका जितना भी ये कैनोपी है, जितने भी उनके पत्ते वगैरह जो साथ में कंबाइंड होते हैं, वो एक क्लोज स्पेस बनाए थे, इसके कारण सनलाइट जो है पूरी तरीके से नीचे तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, सो एक क्लोज कैनोपी फॉरेस्ट क्रिएट करते हैं जो कि 28 डिग्रीज नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर के बीच में प्रेजेंट है। आप जानते हैं कि ये साउथ अमेरिका से जो इक्वेटर पास करता है उसके बीच में यहाँ पे ये प्रेजेंट है। ठीक है, नाउ दे आर वेरी वेट प्लेसेस। आपको जैसा पता है रेन फॉरेस्ट है, तो रेन फॉरेस्ट का मतलब है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। यहाँ पर 200 सेंटीमीटर रेनफॉल पर ईयर से ज़्यादा होती है, जो कि पूरे साल यहाँ पर रेनफॉल होती रहती है। टेम्परेचर यहाँ का काफ़ी हाई है, जो कि 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक के बीच में रहता है, बिकॉज दिस इज डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक्स पे होने के कारण इसका टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता है। नाउ ट्रॉपिकल, देखिए ये तो हो गया अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। इसके अलावा अगर हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात करें, इसके अलावा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है वो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको एंड मैनी ऑफ द पैसिफिक आइलैंड्स, इन हर जगह पर ये रेन फॉरेस्ट, ऐसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल फॉर द डिस्कशन। आज के पॉइंट्स को हम रिवीजन के फॉर्म में डिस्कस कर लेते हैं। आपको इसके आंसर ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में देने हैं। इसके आंसर आपको कल के वीडियो में बताएंगे। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज प्रोजेक्ट समहाती, इट हैज बीन लॉन्च्ड इन ओडिशा टू प्रोवाइड जॉब्स टू द ट्राइबल पीपल। सेकंड इज अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट ऑफ द फार्मिंग लॉ, अ प्रोसेस ऑफ प्राइस जिससे प्राइस डिसाइड होगा, इट शुड ऑल्सो बी मेंशन्ड इन द अग्रीमेंट। थर्ड इज जाफना जो कल्चर सेंटर है, इट हैज बीन बिल्ट बाय श्रीलंका इन इंडिया। एंड फोर्थ इज अमेजॉन रेन फॉरेस्ट हैज सीन इंक्रीज इन डिफॉरेस्टेशन इन द लास्ट डेकेड। इसके आंसर आपको ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में देने हैं। कमेंट बॉक्सेस में आप इसके आंसर दे सकते हैं। कल के जो क्वेश्चंस थे उसको हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज कि आरबीआई इज द रेगुलेटर ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट इन इंडिया। दिस इज कंप्लीटली ट्रू, जैसा हमें पता है कि फाइनेंशियल मार्केट को आरबीआई ही रेगुलेट करता है। सेकंड इज रचिन ला पास इज लोकेटेड ऑन द चाइनीज साइड ऑफ द टेरिटरी। दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। हमने कल इसके बारे में बात की थी। रचिन ला पास जो है वो इंडिया के अंदर लोकेटेड है। इंडिया चाइना बॉर्डर जो कि एलएसी है उसके ऊपर ये लोकेटेड है। इसके अलावा फिश टेल वन वैली जो है, इट इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ये जम्मू कश्मीर में नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में, जैसा हमने कल मैप में देखा था। ये फिश टेल वन वैली जो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर प्रेजेंट है। फोर्थ इज रेमिटेंस फ्लो इन इंडिया हैज कंपैरेटिवली डिक्रीज्ड एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर। दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, जहाँ पर रेमिटेंसेस फ्लो जो है इस बार लगातार इंक्रीज हुआ है। ठीक है, इस बार काफी इंक्रीज हुआ, $87 बिलियन में हम पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। Union government has passed a bill to tax the transaction on cryptocurrencies and providing its legal status. This is a गलत स्टेटमेंट। अभी बिल पास नहीं हुआ है, अभी सिर्फ प्रपोज किया गया है कि हो सकता है कि आगे जाकर हम ऐसा करेंगे। अभी तक कुछ भी फाइनलाइज नहीं हुआ है। दिस वॉज ऑल फॉर द डिस्कशन। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।